नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम देख रहे थे चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का। हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 तक देखा था। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। देखिए, सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि फर्स्ट एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, देखिए, हम लोग जैसे मान लें दो वस्तु है, एक का मास कैपिटल एम है, दूसरे का मास स्मॉल एम है। ए डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है Gmm/r²। अब देखिए, इसमें से एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, मीन्स हम m को 2m कर देते हैं। ये हमारा m रहता है, ए डिस्टेंस स्मॉल r है। तो नया जो हमारा f डैश होगा वो f डैश क्या हो जाएगा, G2m/r²। यहाँ से देखिए f डैश इक्वल टू ये आ जाएगा 2Gmm/r²। अब देखिए यहाँ से हमारा f डैश क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 × f। यानी कि यदि दो वस्तुओं में किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उन दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, उसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछता है इसका। इसी का सेकंड है, वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा तिगुनी कर दी जाए। वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी या 3 गुनी कर दी जाए।
3 गुनी कर दी जाए, तब क्या होगा? ठीक है, तब उसके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए फिर वही चीज़, यदि दोनों वस्तु के बीच का दूरी स्मॉल r है तो उसके बीच लगने वाला फोर्स g/m/r²। यदि मान लो अब इस m और इस m के बीच का दूरी 2r हो जाए, तो इस कंडीशन में हमारा f डैश क्या हो जाएगा? f डैश इक्वल टू g/m/2r²। यानी कि ये देखो बच्चों 1/4 g/m/r²। यानी कि यह जो नया फोर्स है, इसको मैं एफ डबल डैश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो एफ डबल डैश होगा वो एफ का पहले का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, पहले का यह 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी r थी, तब इसके बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू g/m/r² है। जब इसके बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाए, मीन्स अब ये 3r हो गया, तब जो हमारा देखिए F डबल डैश में ले चुका हूँ, इसको मैं F ट्रिपल डैश ले लेता हूँ। ठीक है, तब जो हमारा F ट्रिपल डैश हो जाएगा वो g/m/3r²। इट मीन्स दिस इक्वल टू g/m/r² इंटू 1/9। अब देखिए यह जो है वो पहले का 1/9 गुना हो जाएगा। मीन्स जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला फोर्स पहले का 1/4 गुना, और जब तिगुनी कर दी जाए, जब 3 गुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला फोर्स पहले का 1/9 गुना हो जाएगा। क्यों? अब देखिए, इसलिए कि यहाँ से हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, मीन्स दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, दूरी है, दोनों वस्तु के बीच जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न संख्या 6 का, प्रश्न संख्या 6 का तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहता है? देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन में कहता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जब दोनों वस्तु का मास mm है तो F इक्वल टू g/m/r²। जब इसके परिमाण दोगुने कर दिए जाए और इसके बीच की दूरी वही है, ठीक है, तब देखो बच्चों F इक्वल टू g/2m इंटू 2m/r²। इसको देखिए ऐसे लिखा जा सकता है F इक्वल टू g/m/r² इंटू 4। यानी कि अब यह जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल वो पहले का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण के
सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है? सार्वत्रिक क्या महत्व है? सबसे पहले देखो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम कहता है F = Gmm/r²। इसमें ए हमारा जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक नियतांक है। अब सार्वत्रिक नियतांक का क्या मतलब हुआ? मीन्स दो मास, दो द्रव्यमान के बीच चाहे कोई भी माध्यम हो, कोई भी मीडियम हो, पूरे ब्रह्मांड में इसका मान अचर होगा, इसका मान नियत होगा। और जब ये नियत होगा तो स्वाभाविक है इन दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी एक समान होगा। एक गुरुत्वाकर्षण बल इसके बीच के दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। और इस तरह से ये दोनों के बीच लगने वाला, इसके कारण इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल और इसके कारण इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल अचल होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का यही महत्व है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम बदलने के बाद भी, माध्यम परिवर्तित करने के बाद भी अचल होता है, बशर्ते कि द्रव्यमान का मान या द्रव्यमानों के बीच जो दूरी है उसको परिवर्तित न किया जाए। ठीक है, तो सार्वत्रिक नियम के यही महत्व है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? मुक्त पतन का त्वरण क्या है? सबसे पहले हम लोग ये समझे बच्चों कि मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन, इसी को ये इंग्लिश में कहते हैं फ्री फॉलिंग। ठीक है, अब देखिए, जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिराया जाता है तो यह मुक्त पतन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जब कोई भी वस्तु गिराया जाएगा तो इसका प्रारंभिक स्पीड, प्रारंभिक चाप 0, इस पर एकमात्र त्वरण ग्रेविटेशन के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगेगा और ये होगा g। तो आपका क्वेश्चन कहता है कि मुक्त पतन का त्वरण क्या है? तो मुक्त पतन का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है और इसका मान हम लोग देखें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो मुक्त पतन का त्वरण क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कहें गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। इसमें कहता है पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो अब देखिए, किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण का बल, हम लोग उसको कहते हैं, द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण का बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पहली चीज, पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होगा इसको भी हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, और यह जो बल होगा वस्तु के भार के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, और यह जो बल होगा वो वस्तु के भार के बराबर होगा, उस वस्तु का भार होगा, यही चीज है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। देखिए, ए अर्थ है, ए विषुवत रेखा है, और ए जो है ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव होता है। देखिए, पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10। एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर कुछ ग्राम सोना, निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। वह सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से
संतुष्ट होगा, यदि नहीं तो क्यों होगा? यदि नहीं तो क्यों? देखिए बच्चों, कोई व्यक्ति है ए जो अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। मान लीजिए 2 ग्राम 4 ग्राम खरीदता है, सोना खरीदता है। वह सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है और वह जो है सोना को विषुवत वृत्त पे, देखिए विषुवत वृत्त क्या है, तो ए उत्तरी ध्रुव, ए दक्षिणी ध्रुव, ए विषुवत रेखा, ए हुआ विषुवत ध्रुव, ठीक है। इस पर जो है ए अपने मित्र को सोना देता है। अब देखिए हम लोगों ने ये देखा कि वो सोना खरीदता है, कुछ ग्राम सोना खरीदता है, मीन्स उसका जो भी, सबसे पहले हम लोग देखें गुरुत्वीय त्वरण जो ध्रुव पर होता है वो ज़्यादा होता है गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू जो विषुवत रेखा पर होता है उससे, ठीक है, ज़्यादा होता है। यदि उसने ध्रुव पर 5 ग्राम भार का सोना खरीदा है, ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूँ 5 ग्राम भार, ठीक है, क्योंकि ग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक है। जब तक उसमें हम भार शब्द नहीं यूज करेंगे वो बल नहीं होगा, और भार जो है वो बल है। तो हम कह रहे हैं जैसे वो मान लीजिए 5 ग्राम भार सोना खरीदता है ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर जी का मान जो है वो कम है। तो जब जी का मान कम है तो स्वाभाविक है कि जो ध्रुव पे भार होगा सोने का, उसी सोने का भार विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा, उसी सोने का भार विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा, ठीक है। और इस कारण उसका दोस्त जो है ए, जो अपने मित्र को सोना दिया है, यदि वो 5 ग्राम सोना देता है ए को, ए अपने मित्र को 5 ग्राम सोना देता है, तो विषुवत रेखा पर उस सोने का भार 5 ग्राम भार के बराबर नहीं होगा, और इस तरह उसका मित्र सोने के भार जो बतलाएगा उससे संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक कागज का शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? धीमी क्यों गिरती है? देखिए, ये मान लीजिए कोई कागज का शीट है और ये उसी कागज से बना हुआ बॉल है। जब इन दोनों को फ्रीली छोड़ा जाता है तो इस पर जो हवा का प्रतिरोध बल है,
हवा का प्रतिरोध बल है वो इस गेंद पर जो प्रतिरोध बल लग रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण यह जो कागज़ की शीट है उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू घट जाता है। गुरुत्वीय त्वरण वही रहता है बट त्वरण का वैल्यू घट जाता है और त्वरण का वैल्यू घट जाने के कारण जो है सो इस पे जबकि इसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू ज़्यादा होता है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि हम हवा का प्रतिरोध बल जो इस पे लग रहा है उसको F ले लें, नीचे की तरफ वेट भार इसका भी mg है, नीचे की तरफ भार इसका भी mg है, इस पर जो हवा का प्रतिरोध बल लग रहा है उसको F डैश ले लेते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ F बड़ा है F डैश से, तो इसका जो त्वरण होगा मीन्स शीट का जो त्वरण होगा वो देखिए क्या होगा, वो होगा mg माइनस F बाई m, यानी कि g माइनस F बाई m। जबकि इसी शीट से बने हुए जो गेंद को गिराया जा रहा है उसका जो त्वरण होगा वो mg माइनस F डैश बाई m, ये आ जाएगा g माइनस F डैश बाई m। ठीक है, अब देखिए स्वाभाविक है हमारा F ग्रेटर है, जैसा कि F ग्रेटर देन F डैश है, मतलब F बाई m भी बड़ा होगा F डैश बाई m से। और तब देखिए हमारा जब F बाई m बड़ा होगा तो G से ज़्यादा वैल्यू घटाया गया है, इसमें G से कम वैल्यू घटाया गया है। तो देखिए ये जो शीट का त्वरण है वो कम हो जाएगा गेंद के त्वरण से और इसी कारण हमारा शीट जो है कागज़ की शीट वो धीरे धीरे नीचे आता है, देर से नीचे आता है, जबकि उसी कागज़ की बनी गेंद तेज़ी से और जल्दी नीचे चला आता है। मैं फिर से बता दूं, इस कागज़ की शीट पे प्रतिरोध बल हवा का ज़्यादा लगता है इस गेंद की तुलना में। इस कारण एक कागज़ की जो शीट है इसमें ज़्यादा मंदन पैदा होता है इस गेंद की तुलना में, यानी कि इसका पृथ्वी की ओर जो त्वरण होता है उसका मान गेंद की अपेक्षा कम हो जाता है और जब इसका त्वरण कम हो जाता है तो स्वाभाविक है कि उस दूरी को तय करने में ज़्यादा टाइम लेगा और इस कारण ये धीरे धीरे नीचे आता है। ये था हमारा प्रश्न संख्या 11। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 कहता है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। देखिए चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा
बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। ऐसे भी भार का एसआई मात्रक न्यूटन ही है। भार एक प्रकार का बल है और उसका एसआई मात्रक न्यूटन ही होगा। देखिए, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। 1/10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। देखिए, पृथ्वी पर चंद्रमा पर दोनों साथ साथ लिए चलते हैं। देखिए, पृथ्वी पर हम लोग पढ़े हैं W = mg। पृथ्वी पर देखिए 10 kg की वस्तु दोनों जगह लेने हैं तो मास द्रव्यमान 10 kg इंटू देखिए पृथ्वी पर g का मान होता है 9.8 यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये रहा हमारा 10 kg। अब देखिए ये हमारा आ जाएगा 10 × 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और स्वाभाविक है ये हमारा आ जाएगा 98 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसी को हम कहते हैं न्यूटन। तो ये हमारा आ गया 98 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा पर G डैश क्या हो जाएगा तो G/6 यानी कि 9.8/6। अब यदि हम चंद्रमा पर देखें वेट तो A mg डैश यानी कि 10 × 9.8/6। देखिए 2 3 जा 2 5 जा इसको 3 3 जा 0.32 जा अप्रॉक्स 36 जा। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू 5 × 3.26 और तब देखिए 6 × 25 × 13 ये आ जाएगा 16.30 न्यूटन। ठीक है, यानी कि 10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा 16.30 न्यूटन और इसी का 10 kg की वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा 98 न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि चंद्रमा पर इस वस्तु का भार होगा 16.30 न्यूटन जबकि पृथ्वी पर इस वस्तु का भार होगा 98 न्यूटन। बच्चों, आगे के प्रश्न हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।